अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, सीएसएस की ये मेरी तीसरी वीडियो है जाफिर जवेद अहमद के साथ, असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इन्होंने सीएसएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और जॉब भी कर रहे थे और साथ क्लियर भी किया, और सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर इन्होंने सीएसएस की तैयारी की। तो इसलिए इनसे मैं वीडियोस में हर किस्म के सवाल वो पूछ रहा हूँ जो बेसिक्स हैं, बेसिकली जो हमारे, मैं बार बार कहता हूँ, इंटीरियर में लोग रहते हैं, लड़के लड़कियाँ जो मीडियोकर हैं, जो मीडियोकर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनके बारे में ये सवालात होते हैं जो आम सवालात दिन में उठते हैं, ताकि बेसिक से शुरू हों, बिगनर से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाएँ। तो पिछली वीडियोज़ में हमने जो बात की थी ना, उसमें बेसिक उसके में हमने एक ऐसे का टॉपिक भी छेड़ा था 2 मिनट के लिए, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे के बारे में 2 मिनट में एक्सप्लेनेशन नहीं होती। तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में ऐसे पे बात की जाएगी। एक वीडियो में भी देखा जाए तो ऐसे की बात पूरी नहीं होती, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम बेसिक्स के बारे में पता किया जाए। तो मैं स्टार्ट ही बेसिक से करूँगा कि ऐसे के बारे में मैंने यहाँ तक सुना है कई लोगों से ये सवाल करते हुए कि क्या ऐसे का सिलेबस होता है। दूसरी बात वो ये करते हैं कि ऐसे की तैयारी कब शुरू की जाए, मतलब 12 सब्जेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले ऐसे को पकड़ा जाए, दरमियान में पकड़ा जाए, या साथ करते रहें, या एंड पे ऐसे की तैयारी की जाए। तो ये 2 सवाल जो थे ना, पहले बेसिक इसका जवाब दें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें जो आपका पहला सवाल है कि ऐसे का कोई भी सिलेबस है या नहीं है, या उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो बेसिकली ऐसे का डिक्लेयर्ड सिलेबस उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं। यानी कि एफपीएससी ये नहीं कहेगा कि आपने ये टॉपिक्स कवर करने हैं। वो कैंडिडेट्स की अपनी चॉइस होती है, एस्पायरेंट्स की अपनी चॉइस होती है कि उन्होंने कौन से डोमेन्स पे फोकस करना है। लेकिन सिलेबस उसका इस लिहाज से है कि एफपीएससी ने कुछ 3 से 4 लाइनों की गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, जो कि आपको एफपीएससी के सिलेबस 2016 का जो रिवाइज सिलेबस, अगर आप गूगल पर सर्च करें इजीली पीडीएफ में अवेलेबल है, उसमें लिखा होगा कि एक कॉम्प्रीहेंसिव रिसर्च बेस्ड आर्गूमेंट्स और टेक्निकल जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं ऐसे की, जिसमें आपकी ऐसे का स्ट्रक्चर आ जाता है, ऐसे में कोहेरेंस आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है वही बेसिकली उसका सिलेबस है ऐसे का। ठीक है, तो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ तो नो डाउट हैं ऐसे के अंदर, लेकिन उसका ख्याल रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा आपका, जैसे कहते हैं ना, केयरफुल होना ज़रूरी है वाइल राइटिंग दी ऐसे, वाइल अटेम्प्टिंग दी ऐसे। तो उसमें से अगर मैं सिर्फ 2 या 3 मोटी बातें बता दूं आपको जल्दी कि एक तो आपकी ग्रामर, सबसे पहले सबसे जो बेसिक चीज़ है, ग्रामर ठीक हो, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आपकी जो टेंसेस का इस्तेमाल है, सही जगह पे सही टेंस लगाना, कि इस इधर प्रेजेंट टेंस आएगा, इधर फ्यूचर टेंस आएगा, इधर पास्ट टेंस आएगा। सिंपल जो आपकी बेसिक नॉलेज है इंग्लिश की, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छे स्टूडेंट की बाय द टाइम ऑफ एफएससी जो है वो चीज़ें डेवलप हो चुकी होती हैं। तो वो जो बेसिक नॉलेज है वो इनफ है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आपके जो ऐसा है, ऐसे के अंदर आपके जो कोहेरेंस है, कोहेरेंस से मुराद मेरा क्या है? कोहेरेंस से मुराद मेरा ये है कि जो आपके आइडियाज़ हैं उनकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एक पैराग्राफ में आप मिसाल के तौर पे एक बात कर रहे हैं, ये ना हो कि एकदम आप अगले पैराग्राफ में बिल्कुल उससे कोई ऑपोजिट एक आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो कि जिसका कोई लिंक ना बन रहा हो आपस में उन चीज़ों का। आपका जो स्ट्रक्चर ऐसे का वो तभी ठीक होता है जब आपने आइडियाज़ को लिंक किया हो, यानी कि आप एक बात ऊपर कर रहे थे, उसी से रिलेटेड आपने बात नीचे कंटिन्यू की हुई है, लेकिन थोड़ा से मुख्तलिफ अंदाज में। वो करते करते आप अपने ऐसे के अख्ताम करेंगे और एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, यही उसका सिलेबस है, यही उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, ये जो आपने 2 सवाल मैंने आपसे किए कि एक सिलेबस होता है कि नहीं होता, तो दूसरा सवाल मैंने आपसे किया था, वो आपने उसका जवाब दे दें कि ऐसे की तैयारी कब शुरू की जाए, शुरू में, दरमियान में, या एंड पे, क्योंकि ये भी लोगों का बेसिक सवाल होता है। ये सबसे मेरा ख्याल ज़रूरी सवाल है और सारे एस्पायरेंट्स को मैं यही तजवीज़ भी देता हूँ, और यही एक अच्छी प्रैक्टिस है कि ऐसे की तैयारी आपने शुरू में स्टार्ट नहीं करनी। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी की मिसाल ले लेते हैं। अभी ये फरवरी का महीना चल रहा है और नेक्स्ट फरवरी में 2022 के एग्ज़ाम होगा सीएसएस का, यानी कि पूरा 1 साल मौजूद है आपके पास। अब आपने ये नहीं करना कि आप आज से बैठ जाएं और ऐसे की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और ऐसे जो है उसकी परेशानी लेना शुरू कर दें। जब तक आपके पास एक बेसिक नॉलेज ना हो चीज़ों का, आप 2500 वर्ड्स का एक अच्छा ऐसे प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। ना आपका उस तरह से माइंड अभी एनालिटिकल जिसे कहते हैं उसका स्किल्स हैं उसके पास, आपके माइंड के पास, ना ही आपके पास वो स्किल्स हैं कि आप अपने आर्गूमेंट्स को कन्विंसिंगली जो है वो प्रेजेंट कर सकें ऐसे के अंदर।
तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एटलीस्ट अपने बेसिक जो आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मैं नाम लूँगा पाकिस्तान अफेयर्स का और जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एबिलिटी हो गई आपकी, और इसी तरह आपका कम से कम 1 या 2 ऑप्शनल्स कवर हो चुके हों। लेट्स सपोज आपने आईआर रखा हुआ है, तो आपने आईआर कवर कर लिया हो, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन है, बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपने कवर कर लिया हो, तो उसके बाद आप आ जाएं आहिस्ता आहिस्ता वैसे की तरफ। और वो मेरा ख्याल है बेहतरीन टाइम यह है कि आप बाय द एंड ऑफ जून आप अपने एटलीस्ट ये मेन 2 या 3 जो सब्जेक्ट्स उनको कवर कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद आप जुलाई में ऐसे की प्रैक्टिस और ऐसे को जो है ना शुरू कर दें अटैम्प्ट करना। तो उसमें भी आगे 2-3 चीज़ें कि ऐसे किस तरह के चूज़ करने चाहिए, उसके फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। नहीं, लेकिन ये कहने का मकसद अभी मैं जो समझा वो ये जरूर बता देना, वो ये है कि भाई अगर आप ये 3 सब्जेक्ट करेंगे तो इसकी वजह से आपके जहन में काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, काफ़ी मवाद, काफ़ी डाटा इकट्ठा हो जाएगा वो ऐसे में लिखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, अब आपने लेट्स सपोज अगर आपने ग्लोबलाइजेशन पे भी ऐसे आया 21 में, ठीक है, अब आपने इसके ऊपर ऐसे लिखना है। ऐसे आप किस तरह लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद, जब तक आपके पास कोई फिगर्स नहीं है, कोई स्टैट्स नहीं है, कोई कोटेशंस नहीं है, उस तरह से कोई आर्गूमेंट्स नहीं है माइंड के अंदर। अगर आप ये कहेंगे मैं इंटरनेट से रिसोर्सेज इकट्ठे करता हूँ, साथ साथ ऐसे लिखता हूँ, तो वो लिख तो लेंगे आप, लेकिन वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ राइटिंग आप एक काम कर रहे हैं और उससे आप कुछ ना सीख रहे हैं, ना आपकी जिसे कहते हैं ना राइटिंग एबिलिटीज बेहतर हो रही हैं, ठीक है। इंटरनेट से देख के लिखने में आप नोट्स तो बना सकते हैं बाकी सब्जेक्ट से, और वही करना चाहिए कि बाकी सब्जेक्ट से तो आप नोट्स बनाएंगे इंटरनेट से देख के, लेकिन ऐसे में इस तरह नहीं होता। ऐसे के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जब बैठें तो 3 घंटे का टाइम निकाल के बैठें। आप यही सोचें कि आप जो है वो CSS का एग्जाम देने लगें, और उस लिहाज से उस मेंटालिटी के साथ आपने ऐसे जो है पूरा लिखना होता है। यानी कि मैं थोड़ा आसान लफ्जों में ये समझाऊं, क्योंकि भाई बंदा है उसने तैयारी की 3-4 सब्जेक्टों की इंटरनेट से, और वहाँ से सारे नोट्स इकट्ठे किए, खुद लिखे, खुद समझे, और उसने अपने जहन को तैयार कर लिया ऐसे के लिए। अब ऐसे का जब उसने तैयारी करनी है तो उसने एक टॉपिक पकड़ना है, फर्ज करें पीछे से उठा लिया टॉपिक, अगर पिछले बैक जो पेपर्स हैं उनमें से टॉपिक उठा के 3 घंटे के लिए बैठ जाना है, और चेक भी करना है कि मैं 2500 वर्ड्स लिख सकता हूँ साफ सुथरे तरीके से, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि सफाई बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी, तो उसको फिर लिखे, और फिर लिख के फिर किसी मेंटर से चेक भी करवाए, क्योंकि चेक जब तक नहीं करवाएगा तो वो उसको अपनी एबिलिटी का पता नहीं लगेगा कि मैंने कहाँ पे गलती की, कहाँ पे क्या किया। बिल्कुल, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ज़्यादातर ये इंटीरियर सिंध के लोगों के लिए, या बलोचिस्तान के लोग, या पंजाब में जो साउथ पंजाब के ख़ास तौर पर लोग हैं जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जिनके पास नॉलेज उस तरह से अवेयरनेस नहीं है ना, तो उनको यही रिकमेंडेशन है कि, और बाकी भी जो स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स हैं बेशक वो अच्छे बैकग्राउंड से भी ताल्लुक़ रखते हों, कि जब तक आप ऐसे चेक नहीं करवाएंगे ना किसी को, आपको अपनी खामियों का नहीं पता लगेगा। और अगर देखा जाए पूरे CSS का जो फ्रेमवर्क है, उस पूरा एक जिसे कहते हैं मैकेनिज्म है, तो ऐसे ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक ऐसे क्लियर नहीं होगा, अमूमन आप बाकी सब्जेक्ट्स मेहनत से क्लियर कर भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे की कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ बेसिक्स हैं, वो ठीक होना ज़रूरी है, और वो आप प्रैक्टिस से, आप किसी से एटलीस्ट थोड़ी सी मेंटोरिंग लें, या आप किसी को थोड़ी सी वैल्यूएशन के लिए अपने एसेस चेक करवाएं, ताकि आपको फीडबैक मिले और आप उसको इम्प्रूव कर सकें। और जुलाई से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बेहतरीन टाइम आपको मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ जनवरी, क्योंकि फरवरी में तो एग्जाम्स होंगे, तो आपके पास अच्छा खासा 5 से 6 महीने का जिसे कहते हैं टाइम होगा कि आप उसको कवर कर सकें, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी खामियों को। अच्छा, आप ऐसे अगर किसी ने इनको चेक करवाने हो तो आप इनको भी करवा सकते हैं चेक, ऐसे मैं क्लियर करता चलूँ बात, क्योंकि सीधी सी बात है, आप लोगों ने जो सोचना है कि भाई कैसे अकेडमीज़ के बारे में, अकेडमीज़ जो सी है, मैं अपना फैक्ट बता रहा हूँ कि अकेडमीज़ में जो है वो लोग बाज़ जिन्होंने फेल किया होता है उनसे चेक करवा रहे होते हैं, ये मैंने खुद देखा है। तो बहरहाल अगर आपने करवाना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी जो था, ये सामने मेरे इंस्टाग्राम का आ रहा है, इनका CSS प्रिपरेशन 2022, हाँ ये पेज इंस्टाग्राम पे। दूसरा आप नीचे कमेंट्स में भी रब्ता कर सकते हैं, यूट्यूब पे यहाँ पे भी। तो बहरहाल तो मैं इसलिए बताया था कि अगर कुछ चाहे अपना ऐसे चेक करवाना या उस पर गाइडेंस लेना, मेंटरिंग इंडिविजुअली कोई चाहता है तो वो हो सकता है, पॉसिबल है। बाकी ये जी ऐसे में एक बड़ा सिंपल सवाल है, वो कई इंटेलेक्चुअल्स को लगेगा ये क्या सवाल कर रहा है, लेकिन जो हमारे, मैं फिर भी बात करूँगा, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये सवाल है, क्योंकि आपने तो नहीं किया लेकिन लोग करते हैं कि क्या ऐसे में रटा लग सकता है, मतलब कि हम 15-20 टॉपिक हैं, वो ऐसे सोचें कि यार ये करंट इशूज़ हैं, इन पे ऐसे आ सकता है, तो 15-20 रटा मार लें, याद कर लें, इनमें से कोई एक आएगा वो जाके छाप आएंगे। ये ज़रा बताएं।
अच्छा, ये भी बड़ा ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ऐसे में अमूमन क्यों परेशान होते हैं कैंडिडेट्स, वो सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं कि हम 10 टॉपिक्स अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं और वो 10 टॉपिक्स किसी अपने मेंटर से पूछते रहेंगे और या किसी एकेडमी से अमूमन पूछ रही होती है वहाँ के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और फिर उनको कोशिश करते हैं कि उनको प्रैक्टिस करके रट्टा मार लेते हैं और एज इट इज़ वो कोशिश करते हैं कि जाके लिख आएँ पेपर के अंदर भी। तो ये स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल इसे कहते हैं ना कि एक फेल्ड स्ट्रेटेजी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि एक तो एग्जाम के अंदर इतना प्रेशर होता है कि अगर आप रट्टा मार के भी गए हों, आप आइडियाज़ को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे जब तक आप खुद से इतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ ना हो कि आप एक टाइम पे बैठ के भी एक उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि वो तभी होता है जब आपने दिल से प्रैक्टिस की हो बजाय आपने रट्टे मारे हों। ठीक है। दूसरी बात ये है इसमें कि लेट्स से आपने टॉपिक्स कवर कर लिए 10 या 12, इससे ज़्यादा तो नहीं आप रट्टे मार सकते। तो टॉपिक्स वहाँ पे इस तरह से नहीं आते, हमेशा चेंज हो जाता है टॉपिक। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई गैस दे भी देगा, वो ये दे देगा कि कोविड के ऊपर टॉपिक आना है, जिस तरह इस दफ़ा लोग गैस दे रहे थे। और मैंने देखा कि ज़्यादातर अकेडमीज़ ने या मेंटर्स ने ज़्यादातर यही तैयारी करवाई कि कोविड इज़ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन या कोविड इज़ एंटीथीसिस टू ग्लोबलाइजेशन, तो उससे रिलेट किया ग्लोबलाइजेशन से। लेकिन मज़े की बात है कि जब पेपर आता है तो फिर पेपर में चीज़ें थोड़ी चेंज भी रहती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कैंडिडेट्स को सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक खास टॉपिक पे प्रैक्टिस कर लिया वो इनफ हो गया। यानी कोविड है तो मेरे हिसाब से वो कोविड पे 100 किस्म के सवाल बना के बिल्कुल उन्होंने दिया कि कोविड जो है इट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स। अब चीज़ चेंज हो गई है यहाँ पे। आपने तैयारी की, रट्टा मारा, कोविड को ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से रट्टा मार लिया। लेट से अगर आपने रट्टा मार लिया तो वहाँ जाके जब इस तरह का आएगा तो या तो आप परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल पैनिक कर देंगे, यार ये क्या हो गया। ठीक है। या आप क्या करेंगे, अब आप वो रट्टे वाली चीज़ें उसमें फिक्स करने की कोशिश करेंगे, पता लग जाता है। और जब आप फिक्स करेंगे ना तो एग्जामिनर को पहले लुक में पता लग जाता है कि ये इसने रट्टे मारे हुए थे किसी और चीज़ के और अब ये कुछ और कोशिश कर रहा है, तो वो सारी बात काटा मारेगा और वही आपको 10-15 नंबर यानी कि पूरी तैयारी करें, प्रॉपर तैयारी करें, जून जुलाई के बाद जैसे भी है कभी भी करें, लेकिन पूरी तैयारी करें, बिल्कुल जब भी करें। और जिन लोगों उसके बाद चेक करवाएं। जिन लोगों की इंग्लिश बहुत वीक है ना, जो खास तौर पे उर्दू मीडियम से पढ़े हैं और जिनको CSS का बहुत शौक है और लगता है कि वाकई उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैंने देखे हैं कैंडिडेट्स अनफॉर्चुनेटली जो लोग मतलब नहीं पढ़ सके इंग्लिश मीडियम में या किसी भी वजह से, तो इंग्लिश उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो उनके लिए यही रिकमेंडेशन है कि वो जुलाई से स्टार्ट ना करें, उन्हें अभी से स्टार्ट थोड़ा सा लेना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई से उनके लिए टाइम थोड़ा कम पड़ जाएगा। मैं जुलाई से उनके लिए बात कर रहा था जो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में लोग पढ़ते रहे हैं। ठीक है। तो उनके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि वो मार्च से भी फरवरी से जो है ना शॉर्ट एसेज लिखने की प्रैक्टिस करें और किसी मेंटर को या किसी भी अपने जो उनके लिए अवेलेबल हो सके उसको दिखाएं और उसमें से मिस्टेक्स निकाल के बार बार उनको लिखने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अच्छा, यानी कि क्लियर थोड़ा सा कर दूं कि भाई जो लोग अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं और उनकी इंग्लिश अच्छी है, वो जिन्होंने सिर्फ ऐसे को अपना प्रिपेयर करना है नॉर्मली, वो जून जुलाई के बाद से स्टार्ट करें ताकि वो अपना नॉलेज पहले इकट्ठा कर लें। लेकिन जिन लोगों की इंग्लिश का भी मसला है, जिन्होंने ऐसे को इम्प्रूव करना है हर तरह से, वो अभी से शुरू करें और साथ साथ बाकी भी सब्जेक्ट्स लेके चलें। यानी कि उनको थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट ये करनी पड़ेगी कि वो 2-3 सब्जेक्ट इकट्ठे लेके चलें बजाय इसके कि ईजी एक लेके चलें, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी इंग्लिश का मसला है तो उनको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप अभी से शुरू करें और ताकि जो सा ना जिनको बहुत ज़्यादा मसला है इस बारे में। अच्छा, इस पर मैं अब जो सा ना एक सारा कुछ हो गया, अब बेसिक बताना आपने, क्योंकि ये 2-3 मिनट के अंदर ये तो हो गया अगर रट्टा नहीं लगाना। ठीक है। और तैयारी कब शुरू करनी है वो बता दिया। फिर आपने बता दिया कि जी सिलेबस इसका होता है कि नहीं होता। उस सिलेबस का होता है वैसे तो नहीं होता, लेकिन एक गाइडलाइन है। अब बता दें जी कि सिंपली ऐसे को एक आ गया है उसको अटेम्प्ट कैसे करें, मतलब किस तरीके से लिखें, क्या करें, बेसिक में बता दें। अच्छा, ऐसे अटेम्प्ट करने के भी खैर तरीका है, लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी बात बता दूँ। मेनली 2 तरह के एसेज होते हैं, या तो उसको कहते हैं प्रॉब्लमेटिक एसेज कहते हैं, यानी कि फैक्चुअल एसेज जो किसी ना किसी इशू के ऊपर आएंगे और वो पाकिस्तान के इशू पे ही आते हैं मोस्टली, या आपको अगर वर्ल्ड वाइड इशू भी आएगा तो इस तरह का क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, या जेंडर इक्वालिटी का, जिस तरह भी इस दफ़ा भी आया कि जेंडर इक्वालिटी इज़ अ पॉपुलर स्लोगन, तो द जनरल ऐसे था, वो सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं था, लेकिन उसको भी हम प्रॉब्लमेटिक ऐसे ही डील करते हैं क्योंकि वो एक इशू बेस्ड होते हैं। दूसरे होते हैं प्रोवर्बियल एसेज, या जिसमें कोई ना कोई फ्रेज आ जाता है और वो ज़रा लिटरेचर की साइड पे चले जाते हैं। तो जिन लोगों का लिटरेचर का बैकग्राउंड नहीं है तो उनके लिए तो ये रिकमेंडेशन है कि कभी भी उस साइड पे ना जाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साइड है और उस पर ऐसे लिखना अटैम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा। और अगर आप बहुत अच्छा लिख भी लें तो तब भी यही चांसेस है, क्योंकि जो लोग उस लिटरेचर के बैकग्राउंड से आते हैं
वो लाजमन आपसे अच्छा ही ऐसे लिख कर आएंगे उस टॉपिक के ऊपर। तो आपके लिए बेहतरीन तरीका ये है, क्योंकि हर दफ़ा हर साल कम से कम 5 से 6 टॉपिक्स लाजमी ऐसे आते हैं जो इशू बेस्ड टॉपिक्स होंगे, और आपको अच्छी खासी एक चॉइस मिल भी जाएगी कि आप उसमें से चूज़ कर सकें 5 या 6 में से, ठीक है। अच्छा, दूसरा अब आपने पूछा कि ऐसे अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर आप सामने आ गया पेपर, अब आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। लेट्स सपोज इशू बेस्ड आपने अटेम्प्ट करना है, कैसे करना। अच्छा, सबसे पहले तो उसमें जो नंबर 1 चीज़, मैं इसको 4 से 5 चीज़ें मैं बस डिफाइन कर देता हूँ जल्दी से। नंबर 1 चीज़, आपने टॉपिक को समझना। सबसे पहले टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लोग कॉम्प्रीहेंड नहीं करते, वो पूछ कुछ हो रहा होता है और बता आप कुछ और देते हैं। सबसे पहले आपको 100% इस चीज़ की श्योरिटी होनी चाहिए कि जो भी आप लिखने जा रहे हैं वो वही है जो उसने मांगा है। सबसे पहली चीज़ ये होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी रिक्वायरमेंट है आउटलाइन बनाना, ठीक है। आपने सबसे अच्छी आउटलाइन बनानी है इसकी, पहले 2 सफ़ों पे या 3 सफ़ों पे, जो भी आपको इजी लगे, और आपके जो माइंड में आइडियाज़ हैं, अगर 3 सफ़ों पे पूरे आते हैं या 2 सफ़ों में पूरे आते हैं, आउटलाइन बनाएं। उसमें आपने हेडिंग्स देनी होती है, और उसमें आपने बताना होता है कि आपका जो ऐसे है वो किन किन एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ उसमें आपने आउटलाइन दी थी अपने। बिल्कुल, मैंने आउटलाइन दी थी, और मेरा ख्याल है मेरा ऐसे के अंदर सबसे प्यारी जो सबसे ख्याल है कि नीट और क्लीन चीज़ वो आउटलाइन ही थी, क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर ने आपकी आउटलाइन पढ़नी है ना। जब आपके लिए तो शायद आप सोचेंगे मैं आउटलाइन एंड पे लिखूंगा, ऐसे पहले अटैम्प्ट कर लूँ, ये भी कुछ लोग करते हैं गलती। मेरे हिसाब से गलती इसलिए है क्योंकि आपके पास एंड पे बिल्कुल टाइम नहीं बचता, फिर वो गंदी सी आउटलाइन बना के आ जाते हैं। उसकी वजह से होता है कि जब एग्जामिनर ने जब आपका पेपर खोलना है तो सबसे पहले उसके सामने आउटलाइन आनी है, फर्स्ट इंप्रेशन। हाँ जी, फर्स्ट इंप्रेशन अगर गलत पड़ गया तो वो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो आउटलाइन सबसे नीट एंड क्लीन बनाएं। उसके बाद आ जाए इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन अमूमन तकरीबन 1.5 पेज का होता है, और वो भी आपका जो है उसमें आपने सारे एरियाज को कवर करना होता है। खैर ये इतनी डिटेल की बातें मैं वीडियो में सिर्फ नहीं कर सकता, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ किस तरह करना है। उसके बाद आपने जो भी टॉपिक उठाया, लेट से आपने क्लाइमेट चेंज उठाया, आप उसमें टॉपिक आया कि क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है ह्यूमैनिटी को, तो आपने देखना कि उसने मांगा क्या है। अब वो कह रहा है थ्रेट का वर्ड यूज़ कर रहा है इसमें, लेट से, ठीक है। तो आपने अब ये प्रूफ करना है कि वाकई क्लाइमेट चेंज जो है वो थ्रेट है कि नहीं है। अब आपकी मर्जी, आपको जो सा मर्जी स्टांस लें, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें ज़्यादातर बेहतरीन तरीका यही है कि आप यही स्टांस लेंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है। क्योंकि अगर आप इसके ऑपोजिट जाते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको प्रूव करना, अपने स्टांस को। फेलियर के चांसेस हैं। बिल्कुल, आपने स्टांस वो लेना है जिसको प्रूव करना आपके लिए आसान हो, और जिसके लिए आपके माइंड में कम से कम 8 से 9 ऐसे सॉलिड पॉइंट्स हों फिगर्स के साथ कि आप अगले को, जिसे कहते हैं ना, कन्विंस कर लें पहली नजर। तो बेसिकली ऐसे से कम डिबेट ज्यादा है। बिल्कुल, ये डिबेट होती है, आपने डिबेट से कन्विंस करना है। अब मैंने कहा क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट थ्रेट या इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, तो उसमें थ्रेट को आपने प्रूव करना है। तो आप एक हेडिंग बनाएंगे आउटलाइन के अंदर ही, जो आपकी दूसरे या तीसरे नंबर पे हेडिंग आएगी कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो उसमें फिर आप कम से कम 8 से 9 ऐसे पॉइंट्स लिखें जहां आप एग्जामिनर को ये बता दें कि वाकई ये थ्रेट है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हैं उसको मिटिगेट करने के लिए, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। वो भी एक जनरल, अमूमन ये इशू बेस्ड टॉपिक्स में हम लिखते हैं, वे फॉरवर्ड लाजमी देना होता है कि ये जो हम इशू डिस्कस कर रहे थे इससे हमने निकलना कैसे है। तो उसी वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स आ जाएंगे आउटलाइन में, और हर पॉइंट के लिहाज से आप एक पैराग्राफ लिख लेंगे। यानी कि अगर आपने लेट से 6 पॉइंट्स लिखे थे थ्रेड्स के अंदर और 6 से 7 आपने पॉइंट्स लिखे थे वे फॉरवर्ड में, तो यही आपके 12-13 पैराग्राफ्स आपकी मेन बॉडी के बन जाएंगे, ठीक है। 12-13 बन जाएंगे। कम से कम आपने 15-16 लिखने होते हैं। इसमें फिर 1-2 चीज़ें और भी हैं। आप इंट्रोडक्शन के बाद आप 1-2 पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें आप चीज़ों को सिर्फ जनरली डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि इशू क्या था, सारा ये वो, ठीक है। तो फिर एंड पे आपका कंक्लूजन आ गया, और इसी तरह आप जो है अपना ऐसे जो है फिनिश कर लेंगे। और ये आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप 2 आवर्स 45 मिनट्स में अगर घर में कर लें प्रैक्टिस, कि आप कितनी 2 घंटे 45 मिनट में 50 मिनट में पूरा ऐसे लिख लेते हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं CSS का ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए। चलो ठीक है, ऐसे के सवालात और भी हैं क्योंकि ये तो अभी बेसिक्स हैं, ये अगली वीडियोस में करेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता लग सके, क्योंकि ऐसे पे भी और वीडियोस आएंगी और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आएंगी। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।